हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फर्म के फर्दर प्रोसेस के बारे में। क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा, मैंने पिछला वीडियो जब बनाया था तो उसमें मैंने डिटेल्स बताए थे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे कि अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा। हमें दो चीजों से डील करना होगा, यहाँ पे लॉसेस हैं या फिर जो एसेट्स हैं उसका। लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई लॉस है तो उसको प्रॉफिट में से पैसा दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल में से जो पैसा रखा हुआ है निकाल के लॉस में चुका दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैसे कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर्स अपने घर से पैसे लेके आएंगे और लॉसेस को चुकाएंगे। ये था लॉसेस का ट्रीटमेंट। असेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जब आपने असेट बेची तो सबसे पहले आपको जो पैसे चुकाने होंगे वो चुकाने होंगे थर्ड पार्टीज को। थर्ड पार्टीज यानी जो बाहर के लोग हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है, यानी कि वो बैंक का लोन हो सकता है, वो आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो आपके बिल्स पेएबल हो सकते हैं, या फिर किसी पार्टनर के रिलेटिव से आपने लोन ले रखा है तो वो भी थर्ड पार्टी कहलाएगा। तो सबसे पहले आउटसाइडर्स के पैसे चुकाएंगे आप। उसके बाद आप इंटरनल लाइबिलिटी चुकाएंगे। इंटरनल लाइबिलिटी में सबसे पहले आप लोन चुकाएंगे। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो सबसे पहले उसको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसे पैसे बच रहे हैं तो आप पार्टनर्स को उनकी कैपिटल वापस करेंगे। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसे बच रहे हैं तो वो आप पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो ये था लॉसेस और एसेट्स का ट्रीटमेंट। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के बारे में लिखा है, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शेल बी पेड। तो लॉसेस को कैसे चुकाना है, चाहे वो कैपिटल की कमी हो या कोई भी टाइप का लॉस हो। फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से पैसा चुकाइए। सेकेंड है नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, आपके पास जो कैपिटल रखी हुई है उसमें से पैसा चुकाइए। लास्ट इफ नेसेसरी द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद भी अगर कोई लॉसेस बच रहे हैं तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको सहन करेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। एसेट्स का क्या तरीका रहेगा यूज करने का। इन पेइंग फर्म्स डेट टू द थर्ड पार्टी। एसेट्स को बेचने से जो भी पैसे आएंगे सबसे पहले थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पैसे चुकाना है। सेकंड, इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन। अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है तो प्रोपोर्शनेटली आप उनका लोन चुका देंगे। नेक्स्ट है इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। जो पैसा बच रहा है उसमें से पार्टनर्स की कैपिटल चुका दीजिए प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मतलब जिसने जितना पैसा लगाया है, जितना पैसा कैपिटल का है। लास्ट है द रेसिड्यू इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर उसके बाद भी कुछ पैसा आपके पास बच जाता है तो वो आप पार्टनर्स में बांट देंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं और किस तरीके से बनाने हैं। एक टॉपिक और भी है यहाँ पर, प्राइवेट डेट्स वर्सेस फर्म्स डेट। अब फर्म्स डेट क्या होता है, प्राइवेट डेट क्या होता है। फर्म्स डेट का मतलब होता है यदि फर्म ने कोई लोन ले रखा है या फिर किसी से उधार ले रखा है, फर्म ओज मनी टू समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड एज फर्म्स डेट। यानी कोई क्रेडिटर है, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है तो वो भी फर्म की डेट कहलाएगी। एक है प्राइवेट डेट। प्राइवेट डेट का मतलब होता है यदि फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टनर ने कोई लोन ले रखा है या कोई उधारी ले रखी है तो उसको कहा जाएगा प्राइवेट डेट। तो प्राइवेट डेट और फर्म्स डेट में डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। लिखा है सेक्शन 49 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 49 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अप्लाइड हियर। लिखता है फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर फर्स्ट सेटलिंग फर्म्स डेट। Surplus, if any, can be utilized for payment to their private debts up to the received amount. यदि फर्म की किसी प्रॉपर्टी को बेचा और उससे कुछ पैसे आए तो सबसे पहले फर्म की डेट का पेमेंट किया जाएगा, यानी फर्म के नाम से जो उधार है। अगर उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो वो प्राइवेट डेट चुकाने के काम आएगा। सेकेंड पॉइंट है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर सेटलिंग प्राइवेट डेट देन टुवर्ड्स फर्म्स डेट।
अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची जाती है, यानी किसी पार्टनर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, कोई एसेट बेची जाती है, उससे कोई पैसा आता है, तो पहले वो उसकी प्राइवेट डेट को चुकाने में काम आएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो वो फर्म की डेट चुकाने के काम आएगा। तो ये था प्राइवेट डेट और फर्म डेट के बारे में। सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं या कौन से अकाउंट्स क्लोज करने पड़ रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स। हम लोगों को फॉलोइंग ये जो बताया गया है ये ट्रीटमेंट करना है। पहला, हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके का होगा, अभी हम उस पर बात करते हैं। सेकंड है लोन बाय पार्टनर अकाउंट। यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसका अकाउंट का हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इसका हमको ट्रीटमेंट करना है। और लास्ट है कैश या बैंक अकाउंट। ये 5 अकाउंट को छोड़कर बाकी सारे अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। बंद करने का क्या तरीका है और किस तरीके से उनको करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हमको, उसका कैसा स्पेसिमेन होगा वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक स्पेसिमेन है, आप देख लीजिए, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको फिर से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले डेबिट साइड के अंदर आपको पहली एंट्री जो करनी है वो है असेट्स की। आपके पास बुक वैल्यू में जो भी असेट्स रखी हुई है उन सारी असेट्स को आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि जितनी भी असेट्स हैं इंडिविजुअली, चाहे वो आपके डेटर्स हो, आपका लैंड हो, बिल्डिंग हो, कोई भी आपकी दूसरी चीजें हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, सब कुछ उनको एक एक करके यहाँ पर आपको लिखना है। और वो किस फॉर्म में लिखना है, बुक वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, यानी उनकी जितनी बुक वैल्यू थी। सिमिलरली जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सारी लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब यहाँ पर जो जिन लाइबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो बाहर वालों को पैसा देना है। वो हो सकता है आपका बैंक लोन, हो सकता है आपका ओवरड्राफ्ट, हो सकता है आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेएबल हो सकते हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो वो तमाम तरीके की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है आपको बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे का मतलब होता है जितना आपकी बुक्स में आपको देना बनता था उतना। सेकंड चीज जो आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, वो आपको करनी है जब आप असेट्स को बेचोगे। जितनी भी असेट्स आपने लिखी हुई है उनको जब आप बेचोगे तो आपके पास जो पैसा आएगा वो आपको क्रेडिट साइड में एंटर करना है। अब यहाँ पर जो अमाउंट आप लिखेंगे, ये कौन सा अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे रियलाइज्ड अमाउंट, यानी कि कितने में वो बिकी। यहाँ पर अमाउंट में और यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर बुक वैल्यू लिखी हुई है जबकि यहाँ पर रियलाइज्ड वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि आपने कितने में बेचा। सिमिलरली ये जो लाइबिलिटीज हैं इनको कितने पैसे देने थे, बुक वैल्यूज यहाँ पर है। इसको जो आप एंटर करोगे जब पेमेंट करोगे सामने वालों को, तो आप डेबिट साइड में लिखोगे और आप उसको कितने में सेटल कर रहे हो, यानी उसको कितने में कितना पेमेंट कर रहे हो आप, वो यहाँ पे लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि आपकी बुक वैल्यू कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्रेडिटर था जिसको आपको 1 लाख रुपए देने थे, अभी आपने उसको समझाया तो वो 90,000 रुपए लेने पे मान गया, तो आपकी जो सेटलमेंट वैल्यू है वो 90,000 है और वो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखनी है। तो आई होप पहली दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। डेबिट साइड में सारी असेट्स को आपको बुक वैल्यू पे लिखना है, क्रेडिट साइड में सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लिखना है। अब जितनी भी असेट्स को आपने रियलाइज किया उन सबको आपको अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड में लिखना है रियलाइज वैल्यू के ऊपर। वेयर एज जितनी भी लाइबिलिटीज को आपने सेटल किया उनको आपको लिखना है डेबिट साइड में यानी अपोजिट साइड में उनकी सेटल्ड वैल्यू के ऊपर। अगला जो कॉलम आता है वो है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ये होता है कि कोई पार्टनर असेट ले जाता है अपने साथ। कोई एक पार्टनर है, उसने कहा फर्नीचर है, फर्म बंद हो रही है, बिक रहा है, एक काम करो किसी और को बेचोगे, मुझे बेच दो, जितने पैसे बनते हैं वो मुझसे ले लो। तो इस केस में फर्म क्या करेगी, फर्म उसको असेट दे देगी और उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे कम कर लेगी उसमें। तो असेट चाहे कैश में बिक रही हो चाहे पार्टनर ले जा रहा हो, इन दोनों को क्रेडिट साइड में लिखना है आपको इनकी रियलाइज्ड वैल्यू के ऊपर, यानी कि इनसे कितने पैसे आ रहे हैं। सिमिलरली कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर लाइबिलिटी अपने साथ ले ले।
वो कहता है कि आपको किसी क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने हैं, तो वो कहता है 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो, उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। तो कभी कभी पार्टनर लायबिलिटी भी ले लेता है अपने सिर पे। तो इस तरीके से अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले लेता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखना है, पार्टनर सॉरी डेबिट साइड में लिखना है पार्टनर के नाम से। तो आई होप असेट्स और लायबिलिटीज का कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। बुक वैल्यू वाली जो असेट्स है वो डेबिट में आ रही है, रियलाइज्ड वैल्यू वाली सारी असेट्स आपकी क्रेडिट साइड में आ रही है। सिमिलरली बुक वैल्यू वाली सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में आ रही है, और उन लायबिलिटीज का जब आप सेटलमेंट करोगे तो वो सब डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट जो कॉलम है वो यहाँ पर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है सारी असेट्स को बेचने और चुकाने के लिए जो फर्म खर्चा करती है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना लैंड बेचना है, तो लैंड का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, वैल्यूअर से उसको फीस देनी पड़ेगी। हो सकता है कोई कमीशन एजेंट, कोई दलाल होगा बीच में जिसको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये तमाम तरीके के खर्चे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अगर फर्म खुद पेमेंट करती है इनका, तो बैंक के नाम से डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, और अगर कोई पार्टनर खर्चा करता है उसके पास से, तो फर्म उस पार्टनर को उतने पैसे दे देगी, तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट साइड में ये जितने आइटम्स लिखे हुए हैं, ये क्रेडिट साइड में जितने आइटम्स हैं, ये सारे आपके फायदे के आइटम्स हैं, यानी इससे आपको पैसे आ रहे हैं। वेरएज यहाँ पर जितने आइटम्स हैं, ये कौन से आइटम्स हैं? ये आपके खर्चे के आइटम्स हैं, ये एक्सपेंसेस हैं जो खर्चे हो रहे हैं। अगर आपकी कमाई ज्यादा हो और आपके खर्चे कम हो, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन गेन, और ये रिवैल्यूएशन गेन पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में एंट्री। सिमिलरली अगर रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड से कम है, तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। इस केस में आपको पार्टनर्स से पैसे लेने पड़ेंगे जितना भी लॉस हो रहा है। ये टोटल रियलाइजेशन अकाउंट है। अब इसमें असेट्स और लायबिलिटीज क्यों डेबिट में और क्रेडिट में आती हैं, एक बार मैं वो आपको जल्दी से और समझा देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में अभी अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको बुक वैल्यू के साथ डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उन सबको उनकी बुक वैल्यू के साथ क्रेडिट में लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने यहाँ पर एक एसेट अकाउंट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको फर्नीचर अकाउंट समझ लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी जो भी समझ लीजिए। आपको पता है एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो हमेशा इस तरफ आता है, जिसको आप कहते हैं बाय बैलेंस सीडी। ठीक है। अब बाय बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है कि आप साल के आखिरी दिन इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले साल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, हम इसको अगले साल के ऊपर फॉरवर्ड नहीं करते। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये बैलेंस सीडी की जगह मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो रही है, यहां पर असेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मेरी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और असेट क्रेडिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे और वहां पे लिख देंगे टू असेट के नाम से। सिमिलरली लायबिलिटी अकाउंट जितने होते हैं ये सब हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इनका बैलेंस हमेशा खुलता है बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में। अगर इसको क्लोज करना हो साल के आखिरी दिन, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। लेकिन अब तो फर्म बिजनेस बंद करने वाली है, तो हम इसको नेक्स्ट ईयर पे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, और हम इसका बैलेंस को कहाँ ले जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपकी जर्नल एंट्री बन रही है लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको एंट्री करनी है लायबिलिटी की। तो ये कारण था कि सारी असेट्स को बुक वैल्यू पे हम लेके जाते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में, और सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं क्रेडिट साइड में बुक वैल्यू पर। तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए और आगे समझते हैं। हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कहता है ट्रांसफर ऑल असेट फ्रॉम बैलेंस शीट टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट फॉलोइंग। आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें हैं
उन सबको एक एक करके आपको ट्रांसफर कर देना है। जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको आप भेज दो रियलाइजेशन में। किसको छोड़कर? आपको छोड़ देना है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को नहीं भेजना है। लोन टू पार्टनर, आपने पार्टनर को लोन दिया है उसको भी नहीं भेजना है। पार्टनर के करंट अकाउंट में अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो उसको भी नहीं भेजना है। पार्टनर की ड्राइंग को भी नहीं भेजना है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स को नहीं भेजना है। इसको छोड़ के जितनी भी असेट्स हैं आप सब भेज देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स इंडिविजुअली, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारी एसेट्स को आपको लिख देना है। तो ये था असेट्स का ट्रीटमेंट। लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट क्या है? अब लायबिलिटी साइड में देखिए बैलेंस शीट में जो जो चीजें होती हैं उसमें से आप पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट को छोड़ दीजिए, लोन बाय पार्टनर को छोड़ दीजिए, जनरल रिजर्व छोड़ दीजिए, कोई पुराने प्रॉफिट्स हैं उसको छोड़ दीजिए, कोई कंटिंजेंसी रिजर्व है उसमें आपके पास कुछ सरप्लस बच रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ के सब लायबिलिटीज ले जाइए। क्या हो सकती हैं? लोन हो सकता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कोई और दूसरे टाइप का लायबिलिटी जो आपको बाहर वालों को चुकानी है। तो जितनी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है रियलाइजेशन अकाउंट में ले जानी है। जर्नल एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके क्रेडिट साइड में सारी एंट्रीज लेके जाइए लायबिलिटीज की और बुक वैल्यू पे रजिस्टर कर लीजिए। ये थी आपकी सेकंड स्टेप। आपकी जो अगली स्टेप है वो है record the sales of assets at given realized value and assets taken over by partner in credit side of revaluation account। यहाँ पर कह रहा है कि अगर असेट बेचने से कोई भी पैसे आते हैं तो उनको आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर को एसेट लेके जाता है तो भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री जो बनेगी वो है कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि किसी एसेट को बेचने से कैश आ गया तो ये एंट्री कर दीजिएगा। अगर पार्टनर को एसेट लेके जाता है तो उसके केस में जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज करनी है आपको उस केस में जबकि आप एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट जो केस है आपका वो है आपकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का। रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज और एग्रीड टू बी पेड बाय द पार्टनर वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, provision for doubtful debt, provision for discount on debtors and provision for depreciation। If amount payable for liability is not given, it is paid at the book value। चलिए जी, यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी किसी लायबिलिटी को आपको पे ऑफ करना होगा तो आप उसको जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे बैंक के नाम से अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो। और अगर कैश नहीं कर रहे हैं कोई पार्टनर ले जा रहा है तो आप उसमें पार्टनर का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर गलती से ये बैंक अकाउंट लिखा गया है, इसको आप पढ़िएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर एज्यूम कर ले तो ये वाली एंट्री करनी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें कही गई थी, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक लायबिलिटी है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लायबिलिटी है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एक लायबिलिटी है। तो इनका क्या ट्रीटमेंट कहा है उसने? उसने ये कहा है कि यदि आप असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ले जा रहे हो तो उस असेट से रिलेटेड अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट के। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक असेट से रियलाइजेशन के डेबिट में लिखाएगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो उससे रिलेटेड लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखाएगी। सिमिलरली डेटर्स असेट है अगर वो डेबिट साइड में लिखाएगा तो उससे रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो अगर कोई भी असेट से रिलेटेड कोई लायबिलिटी है तो वो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, उसके साथ नहीं जाएगी। ये था आपका चौथा स्टेप। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अगर आप डिसोल्यूशन पे कोई खर्चा कर रहे हो, रियलाइजेशन पे कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैश में खर्चा करोगे या फिर आप खर्चा करोगे उसको पार्टनर्स के थ्रू। यदि आप कैश में खर्चा करोगे तो आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट लिख लीजिएगा इसके जगह पर, या फिर बैंक अकाउंट। तो अगर आप खर्चा कर रहे हैं, फर्म खुद खर्चा कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और अगर पार्टनर खर्चा कर रहा है यानी पार्टनर को आप पेमेंट कर रहे हो तो जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी।
नेक्स्ट केस है अगर रियलाइजेशन अकाउंट पे कोई गेन हो रहा है, गेन हो रहा है यानी क्रेडिट बैलेंस है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो पार्टनर्स में गेन बांट दीजिएगा। जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। लास्ट है अगर कोई लॉस हो रहा है यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस के केस में लॉस होगा, पार्टनर्स से पैसे लेना पड़ेंगे आपको। जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम उनको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और इलेबरेट करने की इसको कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।